नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि दरअसल बीजेपी में इतना ज़्यादा भीतरघात क्यों हो रहा है। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के भीतर बहुत आक्रोश है। टिकट का बंटवारा जो पहली लिस्ट निकली है उसके बाद कई सारे नेता बीजेपी को छोड़ करके जा रहे हैं और कई लोग इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी दूसरे के खिलाफ ये कहती है कि परिवारवाद, वंशवाद गलत है, उसी बीजेपी पार्टी में इतना ज़्यादा परिवारवाद और वंशवाद क्यों है। दरअसल इसकी बड़ी वजह यह है कि कई नेताओं की पत्नी, कई नेताओं की बहू, कई नेताओं के भाई को टिकट दिया गया। इसलिए कई ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता ही मानते हैं कि जिस तरह से पार्टी ने टिकट का बंटवारा किया है वो बिल्कुल गैरवाजिब है और इसीलिए पार्टी को छोड़ने वाली लोगों की तादाद भी काफी ज्यादा बढ़ गई। आप देखिए लुइस, आप देखिए हाजरा, ये सब लोग पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे, बीजेपी से चुनाव भी जीतते रहे हैं, लेकिन इन्होंने बीजेपी का ऐन वक्त पर साथ छोड़ दिया। और वही प्रदेश कार्य समिति के सदस्य संदीप वर्मा ने गंभीर आरोप भी लगाए। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी के कई नेता जो आंदोलित हो गए हैं, पार्टी के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं, पार्टी के खिलाफ बयान देने लगे हैं, क्या बीजेपी के कमल को झारखंड में खिलने से पहले ही रोक देंगे? इससे बीजेपी को भारी नुकसान होगा। बीजेपी की स्थिति क्या होगी? दरअसल हम आपको बताएंगे कि बीजेपी बनाम जेएमएम, बीजेपी लेड अलायंस बनाम जेएमएम लेड अलायंस, इन दोनों की लड़ाई में कौन है 20, कौन है भारी? समस्याएं दोनों पार्टी में, भीतरघात दोनों पार्टी में हो रहा है। ये इसको तोड़ रहे हैं, वो उसको तोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस कमल को खिलाने को लेकर के बीजेपी कॉन्फिडेंट दिख रही है, क्या बीजेपी कमल को झारखंड में खिला पाएगी? क्या बीजेपी की परिवर्तन की जो मंसूबे हैं वो सफल हो पाएंगे? सवाल कई हैं जिनके जवाब हम तलाशने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि दरअसल झारखंड की राजनीति में चल क्या रहा है और इसके पक्ष और विपक्ष में लोग कह क्या रहे हैं। जेएमएम क्या कर रही है? पहले दूसरे पर आरोप लगाने से पहले अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। तो दूसरे दल के प्रत्याशी लेकर के उनके यहाँ कोई मिल नहीं रहा तो वो टिकट का प्रलोभन दे करके, पैसे का प्रलोभन दे करके, लालच दे करके बटोरने का काम करें। क्योंकि अनाप शनाप पैसा कमाया सरकार में रह करके, तो पैसे दे करके प्रत्याशी खरीद रहा है। अब प्रत्याशी को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार रहा है। 5-5 साल तक जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हो, दूसरे दल से प्रत्याशी ढूंढ के ला रहा है। पहले अपनी चिंता करें, जिन्हें तक भारतीय जनता पार्टी को उंगली उठाने का। परिवारवाद का बड़ा आरोप लगाया सर कि पीटा बाप बेटे को दे दिया, किसी की बहू को दे दिया, किसी के भाई को, किसी की पत्नी को। कांग्रेस आरजेडी पहले अपने गिरबान में जाती है। शिवसेना की पार्टी है, उनकी पत्नी की पार्टी है। लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की पार्टी है। किसको बोलते हैं? जैसे उनके बातों में कोई आने वाला नहीं है। बेकार की बातें बंद करना चाहिए और जनता को जो ठगा है इन लोगों ने 5 साल तक धोखा दिया है, उसका सजा पाने को तैयार है। इस समय जो चुनाव आ गया तो ऐसे समय में हमको पार्टी ने कहा कि आपको बरहेट से चुनाव लड़ना है। तो जो हम 24 साल से दुमका को समय दिए हैं, तो हम बरहेट में जाके हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? हम वहाँ का कुछ नहीं जानते हैं। दुमका में हम एक एक चीज जानते हैं, दुमका के आसपास का एक एक चीज जानते हैं, लेकिन बरहेट से हम लोगों का आना जाना कभी रहा नहीं है। तो हमने इसीलिए कह दिया भाई हम बरहेट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ सकते हैं। उतना के बाद भी घोषणा हो गया उम्मीदवारों का, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा हो गया और दुमका से किसी और का नाम आ गया। तो फिर हमने निर्णय ले लिया कि जब हम अपने जीवन में संकल्प ले लिए हैं जनता का सेवा के लिए, तो सेवा साधारण तरीके से भी होता है। हम जो पिछले 5 सालों से वो करते भी रहे हैं, लेकिन जिस रूप से सेवा होना चाहिए
वैसा हो नहीं पाता है, तो उसके लिए एक मंच चाहिए होता है और इसीलिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। It's not rejoining because this was a launch pad, this was a platform which was given to me by Honorable Chief Minister Hemant Soren ji, which actually offered me an opportunity to enter Jharkhand politics and serve the people, which I did to the best possible strength of mine. And now I have returned because when I went to Bharatiya Janata Party, I was there with the thought that perhaps through a national platform, I'll get to serve more people. I'll get to do more for my people. But contrary to that, I guess the only parameter that they have, that you need perhaps to get promoted or go bigger in your role in BJP is how many Ganesh Parikrama that you do every day, and absolutely you can say sycophancy, and perhaps also you need to have a few degrees in corruption. ये देखिए, ये वापस बीजेपी लौटे हैं और अब कह रहे हैं कि गणेश परिक्रमा से बचना चाहते हैं, ये ज़्यादा संख्या में लोगों को सर्व करना चाहते हैं। पर सवाल यही है कि क्या ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, अवसरवादी हैं, जहां मौका मिलता है वहां निकल लेते हैं। कहते भले ही हैं कि टिकट चाहिए था, टिकट नहीं मिला इसलिए हमने छोड़ दिया, पर इनकी बातों में दम भी हो सकता है कि अगर इन्होंने पार्टी की सेवा की तो फिर पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया। और दरअसल मैं आपको बता दूं कि बीजेपी इन बागियों से परेशान है। पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद जाबाटुल, लुइस मरांडी, हाजरा, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी जैसी पार्टी में भी जगह बनाने आ रहे हैं, जिनमें से एक कुणाल सारंगी है। ऐसे में गंभीर सवाल ये है कि जो कुणाल सारंगी कह रहे हैं वो कहां तक सच होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पूर्व कृषि मंत्री का छोड़ना, प्रदेश उपाध्यक्ष का छोड़ना, क्या बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएगा? आइए हम शुरू करते हैं चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे हम आपका परिचय करा दें। प्रदेश उपाध्यक्ष का छोड़ा जाना, हमारे साथ विनय कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ आशुतोष कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीधा सा सवाल विनय जी आपसे करना चाहूँगा। लुइस मरांडी का पार्टी छोड़ना, उसके बाद सत्यानंद जाबाटुल पूर्व कृषि मंत्री का पार्टी छोड़ना, और उसके बाद संदीप वर्मा प्रदेश कार्य समिति के एक सदस्य का आवाज़ उठाया जाना। आप क्या देख रहे हैं बीजेपी के अंदर जो ये उथल पुथल मच रहा है टिकट बंटवारे के बाद, और उसके बाद जिस तरीके से लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्या पार्टी के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। चुनाव के समय इस तरह की घटनाएं होती है, कोई नई बात नहीं। हर चुनाव में देखिएगा कि चुनाव के वक्त दल बदल का खेल होता है। हर लोग चाहते हैं हम चुनाव लड़ें, सीट निश्चित है, 81 सीट पर के अंदर ही लड़ना है आपको। गठबंधन में कोई पार्टी को 81 सीट भी नहीं मिलता है। ऐसे में जो लोग तैयारी करते हैं उनको लगता है कि भाई पार्टी में मेरी उपेक्षा हुई, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक बड़े बिहार के नेता थे रामविलास पासवान, अब स्वर्गीय है, बराबर वो कहते थे कि भाई 4 पैर वाले को बांध के रखा जा सकता है, 2 पैर वाले को नहीं रखा जा। लेकिन जो हम लोग देखते हैं कि किसी के आने जाने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव में एक तरह से जो जिस दल का समर्थक है या जिस दल को मानने वाला है, उस दल को वोट देने के लिए वो कमिटेड होता है। थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत होती है और पार्टी एक तरह से मां समान होती है। अब आज के दौर में जरा सा पार्टी से अगर कहीं भाई पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया, अब लुइस मरांडी को लीजिए, पार्टी ने एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया। अगर पार्टी आपको कह रही कि आप बरहेट से लड़िए तो आपको लड़ना चाहिए। आप जब राष्ट्रीय स्तर की आदिवासी की नेता थी
और संथाल पन्ना में भी आप नहीं लड़ सकती। तो लेकिन अब उनका गुंजाइश जेएमएम में हो गया, जेएमएम में चली गई, तो चुनाव के वक्त लोग आते जाते हैं। जेएमएम से भी कई लोग बीजेपी में आए। चंपा सोरेन जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र से पिछला बार बीजेपी से जो लड़ने वाले उम्मीदवार वो भी जेएमएम में जा रहे हैं। तो इस तरह से आना जाना ये लगा रहता है और हर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। लेकिन आप देखिए, जब लोग दल बदल कर दूसरे दल में जाते हैं तो दूसरे दल के कार्यकर्ताओं के साथ भी अन्याय होता है। जो कार्यकर्ता, चाहे वो जेएमएम का हो या बीजेपी का हो, जो कार्यकर्ता वर्षों से संघर्ष करके वो अपना तैयार करता है कंचुंसी, कोई बाहर से आ जाता है नेता और वो वहां से विधायक का चुनाव लड़ता है, तो जो वहां के जो कार्यकर्ता हो, कोई दल के भी कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, अन्य दल जो भी हो, तो उन कार्यकर्ताओं का हक मारा जाता है। लेकिन चुनाव में लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि भाई कौन जीतने वाला हो। जो जीतने वाला हो उसी को उम्मीदवार बनाया जाता है। अब कुणाल सारंगी को देखिए, कुणाल सारंगी के पिताजी भी बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। अब जब उनका मोह भंग पिछले विधानसभा में हुआ और वो बीजेपी से चुनाव लड़े, जबकि हम लोग जानते थे कि हेमंत सोरेन को बहुत पसंद करते थे और बहुत इनका अच्छा संबंध हेमंत सोरेन के साथ था। लेकिन कभी कभी भाग्य होता है, बिहार में एक नेता हुआ करती थी तारकेश्वरी सिन्हा। तारकेश्वरी सिन्हा के बारे में कहा जाता था कि जब जिस हवा के खिलाफ हो जाती थी, जब जिसके साथ 69 में मोरारजी के साथ चली गई, उस समय इंदिरा गांधी का हवा था। 77 में जब जनता दल का हवा था तो कांग्रेस में चली गई। 80 में भी फिर जब कांग्रेस का हवा आया तो फिर जनता दल में चली गई। तो बराबर हवा के खिलाफ जाती थी और चुनाव हार जाती थी। एक समय में 52 में तारकेश्वरी सिन्हा का तूती बोला करता था, सबसे कम उम्र की थी और नेहरू सरकार में डिप्टी मिनिस्टर फाइनेंस। देखिए वो जमाना तो कुछ और था, वो जमाना कुछ और था। विनय जी आप बिल्कुल सही बात, आपसे बात करके तो कई बार इतिहास की भी अच्छी जानकारी मिलती है और खास तौर पर जो कहते हैं ना पॉलिटिक्स की। गंभीर सवाल विनय जी यहाँ पर ये उठ रहा है कि दरअसल आप बाहर से नेताओं को ला रहे हैं और अपने घर से ही अगर डिवोटेड कैडर आपके बाहर निकल रहे हैं तो कहीं आपको लेनी का देनी ना पड़ जाए। जैसे इसको आप इस तरीके से देखें, मुझे लगता है डॉक्टर संजय आएंगे, कि आप जितना कमा रहे हैं, आप अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके प्रोपोर्शन में आपका खर्चा कई गुना ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो सवाल ये है कि इस तरह की घटना अगर चुनाव के बीच में होती है तो क्या आपको नहीं लगता कि वो जो कमल खिलाने वाले ही कीचड़ कर दे रहे हैं? सवाल यह है कि लुइस मरांडी कौन है और आप उनको अपने साथ क्यों नहीं रख पाए? ये गंभीर सवाल तो उठेगा। और हाजरा कौन है, आप उनको अपने साथ क्यों नहीं रख पाए? ये सवाल तो उठेगा। तो सवाल ये है कि आप उनको अपने साथ नहीं रख पाते हैं और ये कद्दावर नेता हैं, तो निश्चित तौर पर यह बात कही जाएगी कि अंदर की राजनीति हावी हो गई और इसलिए ये लोग छोड़ करके चले गए। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं लुइस मरांडी की ही बात करता हूँ। यही लुइस मरांडी थी ना जो दुमका से हराई थी हेमंत सोरेन को। भाई हेमंत सोरेन को हराने वाली लुइस मरांडी अगर दुमका से ही लड़ लेती तो बीजेपी के सेहत पर क्या फर्क पड़ जाता? वो तो आप ही के फोल्ड में थी, आप ही के लिए वो काम कर रही थी। और लुइस मरांडी से बेहतर उम्मीदवार आपको कौन मिल गया जिसकी वजह से लुइस मरांडी को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ गई और कहा गया कि नहीं आप कहीं और से लड़ लीजिए, जिसके बारे में लुइस मरांडी बोल रही है। वो ठीक है, ऐसा नहीं है, उसका एक पैन स्पेस होता ही है सारे नेताओं को। कोई जरूरी नहीं है कि दुमका का रिप्रेजेंटेशन वो कर रही थी तो संथाल कोल्हान कहीं भी जाकर के वो अपने को साबित नहीं कर देते। लेकिन हाँ, कोई क्षेत्र से लगाव होता है तो कभी कभी राजनेताओं में एक जिद की भी बात होती है कि आखिर दुमका से हमें रिप्लेस करने का कारण तो बताइए, क्यों? कारण क्या है? आखिर कौन आपको हमसे ज्यादा जुझारू कर्मठ काम करने वाला कोई व्यक्ति मिल गया इस पार्टी में जिनको लगा कि नहीं उनको दुमका देना चाहिए और इनको
बरहेट से जो चुनाव लड़ाने के लिए भेजना चाहिए? ये एक सवाल है। तो आपने ठीक कहा कि पार्टी में जो वैसे कद्दावर नेता आप जरूर ला रहे, चंपई सोरेन को लाए, उनके बेटे को टिकट आपने दिया, और इधर एक आपकी खिसक गई। तो आमदनी अगर आपकी बढ़ रही है और घटते भी जा रहा है, कोई छेद है बाल्टी में जिससे पानी निकलते जा रहा है, तो ये माना जाएगा कि ये कहीं ना कहीं से आप कमजोर हो रहे हैं। एक दूसरी बात, बिल्कुल होता है चुनाव के वक्त में रिवेलियन होते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलता है। वो प्रयोग भी तो आप झारखंड में नहीं किया। आप तो मैक्सिमम लोगों को टिकट दिया जो चुनाव जीत करके आए थे। कहाँ है आपने बहुत लोगों का टिकट काटा है। फिर कुछ लोग जो एक फेस थे आपके, जिनका की एक सिंबॉलिक आइडेंटिटी का लाभ आप उठाते और खास करके ट्राइबल सीटों पर उनका इस्तेमाल करते, तो ट्राइबल जो नेता आपके पास जो भी हैं, उनकी नाराजगी को आप नहीं रोक पाते हैं, उनको रिप्लेस कर देते हैं, तो फिर तो वो कहीं और जा करके, और कहीं क्या, वो तो एक स्पेस हेमंत बना करके रखे ही हुए हैं, वहां जाकर के वो शामिल हो जाते हैं। तो एक सवाल है कि जब चुनाव होता है तो रिवेलियन की संख्या होती है, लेकिन रोकना भी पार्टी का ये होता है कि ठीक है आप यहाँ नहीं, ऐसे ही लड़ लीजिए, इसी तरह से आप कर लीजिए मैनेज। तो जब आपके ही लोग आपके ही बैकबाइटिंग करने लगेंगे, आपके ही लंघी मारने लगेंगे, तो फिर तो चुनाव में बहुत कंफर्टेबल स्थिति नहीं होगी आपकी। और वहां ठीक है, सीटों को लेकर के जो थोड़ा सा चल रहा है, एक फॉर्मूला तो उन लोगों ने सुलझा ही लिया ना कि 70 पर हम और कांग्रेस लड़ लेंगे, 11 पर जो है वो राजद और लेफ्ट लड़ ले। अब वो लेफ्ट में 4 सीट पर लड़ ले माले, या 5 सीट पर लड़ ले, 6 सीट पर आरजेडी लड़ ले। एक फॉर्मूला तो उन लोगों ने सुलझा लिया। लेकिन आपके यहाँ इस बात को लेकर के नाराजगी हो गई कि हमें यहाँ से क्यों लड़ाया जा रहा है, यहाँ जो हमारी जमीन थी, संघर्ष की भूमि थी, यहाँ से आखिर हमें क्यों हटाया जा रहा है। इसका कोई कारण अगर उनको समझा पाते तो पब्लिक डोमेन में बात नहीं आती। वैसे कई नेता हैं जिनको लेकर के अभी चल रहा है कि उनकी नाराजगी को बीजेपी दूर नहीं कर पा रही है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान और ये दोनों हिमंत बिश्व शर्मा दोनों कह रहे हैं कि हम सुलझा लेंगे, हम इनकी शिकायतों को दूर कर लेंगे, इनको नाराज नहीं होने देंगे। भाई जब वो दूसरे फोल्ड में जाकर के खड़े ही हो गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पट्टा वो अपने कंधे पर डाल ही लिया, तो क्या समझा लीजिएगा, क्या मिला लीजिएगा, क्या बता दीजिएगा। नहीं, वो सारी बातें ठीक है डॉक्टर संजय, लेकिन सवाल ये है विशाल सारंगी, अगर मैं सही नाम पढ़ रहा हूँ, कुणाल सारंगी भी पार्टी छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे बीजेपी से किसी नेता ने फोन तक नहीं किया। विनय जी, आप हमारे साथ हैं क्या? विनय जी, अगर आप बात करें कुणाल सारंगी, लक्ष्मण टुड्डू, लुइस मरांडी, ये सारे लोग, केदार हाजरा, ये सारे लोग पार्टी छोड़ देते हैं। और पार्टी जब छोड़ देते हैं आशुतोष जी, और ये कहते हैं कि भाजपा से किसी ने इनको फोन नहीं किया, फोन करने की। पंकज जी कुछ कह रहे थे आप हमको। हम आ रहे हैं आशुतोष जी आपके पास। मैं ये चाहूंगा कि ये सारे नेता जो आप बोल रहे थे, बीच में मैंने आपको रोका था, मैं सोचा कि जरा डॉक्टर संजय आपको जवाब दें। दरअसल ये सारे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, और ये तो गंभीर मसला है ना कि लुइस मरांडी से बेहतर उम्मीदवार आपका दुमका में कौन हो सकता है, जो कि हेमंत सोरेन को हराई हुई है। नहीं पंकज जी जान लीजिए, वहां सुनील सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया। सुनील सोरेन दुमका के सांसद रहे और उन्होंने शिबू सोरेन को हराने का काम किया दुमका में। अब दुमका में जो आदमी शिबू सोरेन को हरा सकता है, आप उसकी भी अहमियत को समझिए। उसको आप लुइस मरांडी से कम नहीं आंकिए। शिबू सोरेन एक बड़ी ताकत रहे हैं झारखंड की राजनीति में। जो लोग झारखंड की राजनीति को जानते हैं, कुछ ही अफसरों पर शिबू सोरेन हारे हैं चुनाव। एक 84 में हारे थे, पृथ्वीचंद किस्कू जो विधान परिषद के सभापति थे उन्होंने हराया था, फिर बाबूलाल मरांडी ने उनको हराया था 98 में, और फिर सुनील सोरेन ने उनको हराया। तो सुनील सोरेन को वहां से दुमका से असेंबली का चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो इसलिए वो देखिए पार्टी में है, पार्टी में पहले के जमाने में या अभी भी आज की राजनीति में नेता कब बनता है, जब नेता बड़े चलिए
टकराता है। आपने जवाब दे दिया। एक उदाहरण जी, जी। एक उदाहरण दे देते हैं। दिल्ली में केजरीवाल किन से टकराए? 3 बार के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से, और शीला दीक्षित को हरा के केजरीवाल चमके। तो नेता तभी चमकता है जब सामने वाले नेता को, राजनारायण कब चमके? जब इंदिरा गांधी को उन्होंने हरा दिया। आप सोच सकते हैं उस जमाने में जब मुखिया से लेकर दिल्ली में एमपी तक सब कांग्रेस का होता था, उस जमाने में राजनारायण इंदिरा गांधी को हराने का काम किया। तो नेता चमकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप बड़े नेता हैं, देश के स्तर पर लुइस मरांडी राष्ट्रीय सचिव रही बीजेपी की, तो भाई संथाल पन्ना में भी अगर आपको दिक्कत है, हम नहीं कहते उनकी सीट है, दुमका से उनको मिलना चाहिए, हम भी इसके पक्ष। लेकिन अगर पार्टी कोई आदेश देती तो आप लड़ भी सकते थे। हो सकता था पार्टी इसके लिए फिर आपके लिए कोई दूसरा चीज भी सोच सकती थी, राज्यसभा में भी। लेकिन अब उनकी इच्छा है, वो जेमे में गए, जामा से उनको उम्मीदवार बनाया जा रहा है। जामा जो आप जानते हैं कि पहले सीता सोरेन वहां से एमएलए हुआ करती थी, और हेमंत सोरेन की भाभी है, बड़ी भाभी हेमंत सोरेन के बड़े भाई की पत्नी है। और चूंकि अब वो जामा से लड़ नहीं सकती हैं, वो आदिवासी हैं, लेकिन वो उड़ीसा के आदिवासी हैं, इसलिए उन पर ये यह कानून नहीं लागू होगा, इसलिए उनको इस बार जामताड़ा शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल सही बात है। पर मैं आपसे, आशुतोष जी, आपसे यह सवाल करना चाहूंगा कि 24 साल तक भाजपा की सेवा करने के बाद उससे अलग होना दुखद है, ये लुइस मरांडी कह रही हैं। हाजरा कह रहे हैं कि 3 दशक तक सेवा, बीजेपी का सेवा करने के बाद पार्टी को छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि मेरी उपेक्षा हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है, और इसी तरीके से लक्ष्मण टुडू ने कहा कि भाजपा में हम अलग थलग महसूस कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि इतने पुराने कार्यकर्ता आपको छोड़ते हैं और ऐसे समय में छोड़ रहे हैं, आप उनकी अपेक्षाओं पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये बढ़िया साइन नहीं है किसी न किसी तरीके से आपकी, कि ये रण क्षेत्र में उतरने से पहले की एक तरीके से जो एक इंडिकेशन है वो सही नहीं है? इसको कैसे देखते हैं आप? तौर पर आपका कहना सही है कि पार्टी के जो पुराने और अनुभवी कार्यकर्ता और नेता चुनाव के वक्त पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर एक असंतोष दिख रही है। कई बार हम ये देखते हैं, कई राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है। कई लोग, कई ऐसे दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर चले जाते हैं जिनके बारे में हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपने लोकसभा चुनाव के वक्त भी देखा होगा कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भाजपा में भी शामिल हो गए थे। लेकिन मैं समझता हूँ बदली हुई परिस्थिति में 5 वर्षों में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और आपको ये पता होगा कि भाजपा का एक अंदरूनी सर्वे होता है, भाजपा की एजेंसी को हर राज्यों में हायर करती है चुनाव से पहले, वो उसे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसमें मैं एक इस बात को रेखांकित करना चाहूँगा, मौजूदा नेता की प्रासंगिकता पर भी उनका एक आप कह सकते हैं रिसर्च होता है। शायद भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, या भाजपा जब चुनावी मोड में आती है, चुनावी मिशन में आती है, तो भाजपा बहुत ही जोरदार तरीके से रण क्षेत्र में उतरती है। और कई मौकों पर हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सही नहीं होगी, लेकिन वो सही साबित होती है। आपने कई राज्यों में ये भी देखा होगा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री को बदल दिया, जहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी ऐसा हुआ था, तब भी कई सवाल उठे थे। लेकिन अभी जिस प्रकार से पार्टियों के वरिष्ठ नेता, आपने देखा होगा सत्यानंद वाटुल भी, जब जो पूर्व कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी कई तरह का आरोप लगाया और उन्होंने पार्टी से नाराजगी जाहिर की। लेकिन हमें ये देखना होगा कि आखिर वो कृषि मंत्री भी बने थे, पार्टी ने उनको इतना सब कुछ दिया था, कई जमाने से वो जुड़े रहे। लुइस मरांडी ने भी काफ़ी असंतोष जाहिर किया और वो भी पार्टी में कई वरिष्ठ पद पर रह चुकी हैं और उन्होंने सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे कई नेता हैं और मीडिया में ऑपरेशन कोल्हान भी चल रहा है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने ऑपरेशन कोल्हान चलाकर बीजेपी को एक करारा जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने पूर्व विधायक और मंत्री लुइस मरांडी के अलावा
कई सारे लोगों को अपने पक्ष में किया, जैसे आपने अभी लक्ष्मण टुडू का नाम लिया, पूर्व विधायक कुणाल है, उनका नाम है, और बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी गणेश महली है, कई सारे ऐसे मैं नाम हैं। आप सारा लॉजिक दे रहे हैं, पर एक लॉजिक मुझे समझा दीजिए डॉक्टर संजय। मैं आपके पास आना चाहूँगा, डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कहा यह जा रहा है कि 66 विधायकों का 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है और उसमें से आधे से ज़्यादा विधायक हैं, जो आधे से ज़्यादा उम्मीदवार हैं जो दूसरी पार्टी से आए हैं। ये किस तरह की रणनीति है? क्या विनेबिलिटी ही सबसे बड़ा फैक्टर है? आपको अपने पार्टी के उम्मीदवारों पर ही भरोसा नहीं रह गया है? तोड़िए साथ लाइए, ये प्रयोग तो आपने महाराष्ट्र में करके देख लिया लोकसभा में। परिणाम क्या है? आपके साथ के ही लोग आपको छोड़ करके चले गए। अंदर से ही आवाज आने लगी कि एक दिन पहले तक अजीत पवार के लिए क्या बोल रहे थे और अगले दिन आप वोट देने कहते हैं, कैसे दे दें? सवाल ये उठ रहा है कि 66 उम्मीदवारों की लिस्ट में अगर आधे से ज़्यादा उम्मीदवार दूसरी पार्टी के हैं और उनमें से कई ऐसे नाम, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, चलिए मान लिया आप आदिवासियों में सेंधमारी करना चाह रहे हैं, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, लोबीन हेम्ब्रोम, गंगा नारायण, मंजू देवी, गीता कोड़ा, सीता सोरेन, रामचंद्र चंद्रवंशी समेत कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे दल से आए और आप उनको टिकट दे रहे हैं। ये कैसी रणनीति है डॉक्टर संजय? क्या आपको लगता है कि ये रणनीति बीजेपी को चुनाव जिता देगी? क्या नेताओं को जोड़ लेने से आप जनता को जोड़ पाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि विनिएबिलिटी ही इनके लिए फैक्टर है, और मनी पावर और मसल्स पावर। तो मसल्स पावर भी डाइल्यूट होते जा रहा है मनी पावर। जो समर्पित आपके कार्यकर्ता हैं, उन समर्पित कार्यकर्ता को, जो पार्टी के वैसे सीजन लीडर, जिसमें लक्ष्मण टुडू का नाम आपने लिया और सारंगी जी का नाम लिया और इनका नाम लिया, तो जो लोग भी हैं ये सारे सीजन लोग हैं जो हर जाड़े गर्मी बरसात हर मौसम में बीजेपी के साथ खड़े रहे, और इनको आपने किनारे कर दिया। वैसे नए चेहरे पर आप दांव लगा रहे हैं। तो ये जो दांव लगा रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या कार्यकर्ताओं के साथ कोई इनका कोई कनेक्शन कभी रहा है, या सीधे ये उम्मीदवार बनेंगे और जनता या जो बीजेपी के वोटर हैं वो इनको वोट कर देगी। तो विनिएबिलिटी तो एक फैक्टर है। अभी तक झारखंड बनने के बाद 7 मुख्यमंत्री जो मेरी जानकारी है हुए हैं, सभी मुख्यमंत्रियों के बेटे बेटी रिश्तेदार कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। भाई जब इन्हीं के लोग चुनाव लड़ेंगे, फिर कार्यकर्ता की बारी कब आएगी? और कार्यकर्ता की जब बारी आती है तो कहते हैं कि नहीं नहीं आप यहाँ से नहीं वहां से लड़ लीजिए, चलिए आपका टिकट कट गया। क्यों कटा भाई, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो समर्पित कार्यकर्ता, पार्टियां जो खड़ी होती है दो उसके लिए होता है, एक विचारधारा, और पार्टी खड़ी होती है तो उसमें चुनाव में उसकी भागीदारी, जीत और हार की भूमिका होती है सरकार बनाने में, सत्ता में आने में। तो बीजेपी को अगर सत्ता में आने की हड़बड़ी है तब तो फिर अपना जो दांव लगा रही है वो हम लोग देखें। लेकिन अगर संगठन की पार्टी कहती है बीजेपी की हम सांगठनिक धार पर काम करते हैं, हम सत्ता में रहें, सत्ता से दूर रहें, तो जिस तरह से इन्होंने टिकट का बंटवारा किया उससे तो लगता है कि इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो सत्ता तक पहुंचने की है। और इसके लिए चलो वो जो समर्पित है उनको हटाओ, जो विनिएबल है, जो जीत सकते हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, चलो उनको टिकट दो और मैदान में उतारो। भाजपा का सिंबल रहेगा, प्रचार होगा, ये जीतेंगे, चलिए आगे देखा जाएगा सत्ता का समीकरण कैसे तय होगा। वही मैंने बता रहा था कि अगर चीजों को आप केवल सत्ता के समीकरण से जोड़ करके चल रहे हैं तो एक विद्रोह की जो आवाज आ रही है अंदर से, अब चलिए जैसे लोग बिल्कुल एक विद्रोह खत्म जी रविंद्र राय जैसे लोग जो लगातार बीजेपी के साथ खड़े रहे। अब रविंद्र राय जैसे लोग को भी आप, ठीक है कहा जा रहा है कि समझा लिए हैं, लेकिन उनकी नाराजगी को भी अगर आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, जो मौजूद मजबूती के साथ आपकी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं,
और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में तो जो स्थिति है वो तो सब सारे लिस्ट आपके सामने है कि कैसे विद्रोह और बगावत की आवाज निकल के आ रही है कि हमारे लिए पार्टी में जगह नहीं है, पार्टी में किनके लिए जगह है ये तो आपने बाइट में उन्हीं से सुनवा दी। चलिए, ये बड़ी बात है। अब विनय जी आप ये बताइए कि जो पार्टी परिवारवाद वंशवाद को लेकर के दूसरे दलों को घेरती है, वो पार्टी क्या परिवारवाद और वंशवाद पर आपको लगता है झारखंड में आवाज उठा पाएगी? क्या परिवारवाद और वंशवाद कोई मुद्दा नहीं रह गया झारखंड में? नहीं, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि परिवारवाद का ये दूसरा परिभाषा बताते हैं। इनका कहना है परिवारवाद मतलब अगर बाप अध्यक्ष है तो बेटा भी अध्यक्ष बन रहा है, उसका पोता भी अध्यक्ष बन रहा है, इसको ये लोग परिवारवाद मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस नजरिए से ये परिवारवाद को देखते हैं। ये नहीं कहते, ये कहते हैं कि भाई हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए कौन अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा? कोई मोदी जी या अमित शाह का आदमी बनेगा क्या उनका? तो इसको परिवारवाद ये कहते हैं कि भाई आरजेडी को आप देखिए, बीजेपी की तुलना में आरजेडी को देखिए, सपा को देखिए, जेएमएम को देखिए, लेकिन जो परिवारवाद ऐसे दिखता है तो संजय जी ने सही कहा कि सारे में जो मुख्यमंत्री रहे उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। खुद अगर नहीं लड़ पा रहे हैं तो उनके पिता पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। चंपई सोरेन तो अपने लड़ रहे हैं, उनके पुत्र भी लड़ रहे हैं। अर्जुन मुंडा नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी मीरा मुंडा लड़ रही हैं। रघुबर दास नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पुतौह लड़ रही हैं। तो सब हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी दोनों लड़ रही है। तो जितने मुख्यमंत्री, शिबू सोरेन के पुत्र है हेमंत सोरेन, तो जितने मुख्यमंत्री रहे उनके परिवार पति पत्नी दोनों लड़ रहे हैं। मधु कोड़ा की पत्नी लड़े, चूंकि मधु कोड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो वो पहले, हालांकि वो भी पहले सांसद और एमएलए रह चुकी है, लेकिन उनका भी टिकट का क्राइटेरिया यही था कि मधु कोड़ा अपनी पत्नी को टिकट दिया था। गीता कोड़ा उधर कद्दावर नेता है चाईबासा की, और एक हो जाती है आदिवासियों में, एक हो जाती जो है तो उसके बड़े नेता है मधु कोड़ा। चाईबासा में उसकी अच्छी आबादी है, चाईबासा के इलाके में। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको उधर खड़ा किया। तो मुझे लगता है कि ये अब जो राजनीति में और जो जीतने वाली शक्ति है, क्योंकि झारखंड के चुनाव को दो बड़े सीजन्ड नेता मॉनिटर कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा। दोनों राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, चुनावी राजनीतिज्ञ के विशेषज्ञ माने जाते हैं, अपने अपने राज्यों में लगातार पार्टी को सफलता दिलाते रहे हैं और उनको इस बार प्रभार सौंपा गया। दोनों नेता एक एक सीट पर एक्सरसाइज किए और भारतीय जनता पार्टी जो खेमों में बटी हुई थी, यहाँ विभिन्न नेताओं का गुट था, सभी गुट को उन्होंने संतुष्ट करने का काम किया। हाँ, हालांकि उसमें जो संजय जी कह रहे थे रविंद्र राय जी जैसे लोगों उसमें जरूर छूटे हैं। रविंद्र राय की भी एक कड़ी पहचान रही है, झारखंड के कद्दावर नेता रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, और जब वो 2014 में प्रदेश अध्यक्ष थे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीट 37 सीट जीतने में कामयाब हुई थी और उस समय एनडीए गठबंधन को 42 सीट मिला था और बाद में 6 लोग और शामिल हो गए थे जेएमएम के, और पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। उस समय रविंद्र राय प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके अध्यक्षता में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा गया तो 14 में से 12 सीटें बीजेपी को जीतने में कामयाबी। ये सारी बातें ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आप जीत जाएंगे तो ये सारी बातें दब जाएंगी। लेकिन दूसरी बात मुझे ये भी दिखाई पड़ता है कि एक अंदर से जो वो कहा जाता है ना कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता निराश होंगे और इसका खामियाजा आपको कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा। जनता ने अगर मन बना लिया है कि परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन कर देगी, किसी को वोट दे देगी। पर मुझे ये बीजेपी जैसी पार्टी के लिए मुझे ये शुभ संकेत दिखाई नहीं पड़ता। आप बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी करने लगते हैं और आपको लगता है फिर भी आप लंबे वक्त तक सुंदर दिखते रहेंगे, इसकी गुंजाइश बहुत कम दिखाई पड़ती है विनय जी। सवाल ये है कि आप देख लीजिए जमशेदपुर लोकसभा में देख लीजिए तो इसके बीजेपी नहीं, अभी हम लोग बीजेपी के उम्मीदवारों की चर्चा कर रहे हैं। अभी हम इसकी चर्चा नहीं
कर रहे हैं कि बीजेपी कितना सीट जीतने जा रही है और जेएमएम से उनका क्या मुकाबला है। अभी जो बीजेपी की स्थिति है और बीजेपी किस आधार पर टिकट दिया उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और बीजेपी को कौन लोग यहाँ देख रहे हैं, हम लोग अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप देखिए ना, आप उम्मीदवार बनाने, लेकिन हम लोग ये चर्चा करेंगे कि भाई देखिए, झारखंड का जो चुनाव है पंकज जी, ये झारखंड का चुनाव हेमंत सोरेन बनाम नरेंद्र मोदी होगा। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोग वोट करेंगे और इधर हेमंत सोरेन के चेहरे पर, क्योंकि हेमंत सोरेन की भी लोकप्रियता बढ़ी है। जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन की भी लोकप्रियता बढ़ी है। हेमंत सोरेन भी अब सभी जातियों के लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहले जेएमएम में कुछ खास जातियां को ही वर्चस्व था। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बना था वो तो आप जानते हैं, विनोद बिहारी महतो, शैलेंद्र और हेमंत शिबू सोरेन वगैरह लोगों ने मिलकर बनाया था। आदिवासी और महतो जिसको यह कुर्मी बोलते हैं, हम लोग कुर्मी है, कुछ लोग बिहार के कुर्मी से इसकी तुलना करते हैं कि वही कुर्मी, लेकिन ये कुर्मी कहलाते हैं। और थोड़ा सा अलग इस मामले में है कि कुर्मी अपने को आदिवासी मानता है और आदिवासी स्टेटस चाहने के लिए लगातार कुर्मी आंदोलन कर रहा है झारखंड में। और इस स्टेटस नहीं मिलने के कारण पिछली बार, क्योंकि ये स्टेटस देने में उस समय अर्जुन मुंडा की भूमिका हो सकती थी, उन्होंने भूमिका नहीं निर्वाह किया। इसके कारण अर्जुन मुंडा के खिलाफ एक माहौल बना और अर्जुन मुंडा को भी चुनाव हारना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि भाई, हालांकि उसमें अर्जुन मुंडा की कोई गलती नहीं थी। कुर्मी घोषित होने के लिए जो पैरामीटर चाहिए वो पैरामीटर वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कुर्मियों का ये कहना है कि आजादी के पहले हम लोग आदिवासी थे, तो हमको वो स्टेटस मिलना चाहिए। तो झारखंड में कुर्मियों की भी आबादी बहुत है और आदिवासी के बाद सबसे बड़ी आबादी कुर्मी की। तो मुझे लगता है कि अभी बीजेपी अपने स्तर से एक्सपेरिमेंट की है और कुछ मनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। कल रविंदर राय के घर पर हिमंता बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं, और देखिए कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी रहा है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान रविंद्र राय से कह भी रहे थे कि भाई बहुत चीजों की जानकारी हमको नहीं दी गई, आज जो लोग बता रहे हैं उस समय मुझे नहीं बताया गया था। तो दूर करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और जब टिकट, अरे देखिए क्या जो भी तो करने का प्रयास कर रहा हूं विनय जी, सारे फैक्टर को बीजेपी देख रही है। लेकिन आप जान लीजिए कि बीजेपी के तीसरे नंबर के नेता, आप समझ रहे होंगे, बीएल संतोष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री रांची आ रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दरअसल झारखंड में उनको भेजा जा रहा है और इतने बड़े बड़े नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ी जा रही है और बड़े नेता में वो दिग्गज नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। सवाल यह है कि बीएल संतोष, मैं आ रहा हूं विनय जी, आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट, हम इसी को बीएल संतोष के बारे में, बीएल संतोष किस राज्य के, जरा ये बता दीजिए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। बीएल संतोष किस राज्य से आते हैं? कर्नाटक से आते हैं। नहीं कह रहे हैं कि बीएल संतोष किस राज्य, कर्नाटक के भी इंचार्ज रहे क्या? कर्नाटक में चुनाव का रिजल्ट नहीं तो उनकी बड़ी एक नेता के आने जाने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन उनकी बड़ी किरकिरी भी हुई थी कर्नाटक चुनाव के बाद, ये सबको पता है। और अंदर खाने बहुत तरह की बात चली। आशुतोष जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि दरअसल ठीक है, लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा है, लेकिन पार्टी के भीतर जिस तरीके से कोहराम मचा है, कई दिग्गज पार्टी छोड़ रहे हैं। और ये जान लीजिए कई सीटों पर बागी उम्मीदवार उतर गए। सवाल यह भी उठ रहा है कि ये बागी उम्मीदवार किस तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे। आशुतोष जी, यह सवाल मेरा आपके लिए।
आशुतोष जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए डॉक्टर संजय, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं। आप परिवारवाद का डेफिनेशन कितना भी चेंज कर दीजिए, लेकिन आप जनता को इस तरीके से, मुझे नहीं लगता कि आप जनता के बीच जाएंगे और तरह तरह की बात करेंगे और लोग आपकी बातों में आ जाएंगे। इसकी संभावना बहुत कम है। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव का परिणाम इस बात का इंडिकेशन है। ठीक है, आप हरियाणा में जीते, इसलिए जीते क्योंकि आपके सारे संगठन आपके साथ थे और इसलिए आप चुनाव जीत गए। बड़ा क्लोज फाइट था, लेकिन आप अपने आधार वोट बैंक को साथ जोड़े रखे, आपकी रणनीति कारगर हुई और आप अपने कार्यकर्ता, आरएसएस, अनुसांगिक संगठनों के दम पर चुनाव जीते। यहाँ पर 66 में आधे से ज़्यादा उम्मीदवार बाहर से आ रहे हैं। इस तरीके से आप कैसे चुनाव जीतेंगे? 24 साल 30 साल तक पार्टी की सेवा करने वाले अगर चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दें तो आखिरकार चुनाव कैसे जीता जाएगा? नहीं, देखिए बेसिक चीज क्या है कि कोई व्यक्ति पार्टी की सेवा किस लिए करता है। पार्टी का झंडा धोने से लेकर के और मंच सजाने से लेकर के ताली बजाने और जिंदाबाद करने में एक उसकी भी उम्मीद छिपी रहती है। उसको लगता है कि कभी तो जगह मिलेगी। और बीजेपी तो कहती है कि हमारी पार्टी संगठन की पार्टी है, सांगठनिक ताकत ही हमारी ताकत है। तो आप जब उनको टिकट नवाजने की बारी आई, जब उनको चुनाव लड़ाने की बारी आई, तो किसी और को आप ले आए। तो जो आपने कहा कि एक तो कि बागी उम्मीदवार तो खड़े होंगे ही, चूंकि जो कार्यकर्ता होते हैं वो जनता से जुड़े हुए भी रहते हैं और वो अपनी पीड़ा जनता को बताते हैं कि जिसको आप वोट कर रहे हैं इसकी क्या गारंटी है कि कल वो इसी पार्टी में रहेंगे या अगली बार उनको उम्मीदवार बनाएगा। यही तो जो हेम्ब्रम जो शिकायत की, वो तो यही शिकायत तो की थी कि भाई हमने तो पूरी तरह से सेवा की, हमारी सेवा में दुमका में क्या कमी रह गई जो हमको कह रहे हैं कि बरहेट से चुनाव लड़िए। और दुमका में ठीक है वो सीता सोरेन को लाया गया, सॉरी वो सोरेन जो एमपी है उनको लाया गया, लेकिन किसको अबलाइज करने के लिए लाया गया ये भी सबको पता है कि किन्हीं को कहीं एकोमोडेट करना था तो इनको दुमका से रिप्लेस करके उनको वहां पर ले आया गया कि भाई आप लड़िए चुनाव, और इनको कहा गया कि जाइए बरहेट से आप हेमंत सोरेन के खिलाफ लड़िए। तो पार्टी जब इस तरह से चाल चलेगी, कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिलेगी, उम्मीदवार कहीं और से आ जाएंगे, पुराने उम्मीदवार को न दे करके या हारे हुए उम्मीदवार पर दांव न लगा करके जो विपरीत परिस्थिति में भी पार्टी के लिए लड़ते रहा, संघर्ष करते रहा, तो पार्टी तो कमजोर होगी। और जहां तक हेमंत सोरेन की बात है, हरियाणा वाली बात यहाँ बीजेपी न समझे। हरियाणा में तो जो भूपेंद्र हुड्डा का जो एरोगेंसी थी, जो जाटों का एक दबंगता थी कि बस जाट वोट हैं हम चीजों को कर लेंगे, यहाँ कोई वैसी दबंगता तो नहीं है शेड्यूल ट्राइबल का या ट्राइबल पॉपुलेशन का कि वो दबंग है, वो कह रहे हैं कि बस वो तो कांग्रेस को भी लेके चल रहे हैं, आरजेडी को भी लेके चल रहे हैं, लेफ्ट को भी लेके चल रहे हैं। आपके साथ जो खड़े हैं वो बता दीजिए। और उसमें भी आपके समर्पित, संघर्षशील और जमीनी समझ रखने वाले लोग के जगह पर वैसे लोगों को जिनके पास थैली में काफी पैसे हैं, उन पर आप दांव लगा रहे हैं कि पार्टी का सिंबल मिलेगा, पार्टी के बड़े नेता मैं वही बात कह रहा हूं। कई सारे नाम हैं और इतने सारे नाम हैं कि खबरें अब ये भी आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को भी डैमेज कंट्रोल के लिए भेजा गया है। विनय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 21 लोगों को कांग्रेस ने भी टिकट दिया है। कांग्रेस में कहीं बगावत के सुर हैं क्या? अगर हैं तो जरा बताइए मुझे। विनय जी, आपसे सवाल है। नहीं, रांची में ही है। आदित्यनाथ साहू बोले हैं क्या? हाँ, रांची में ही बगावत है। रांची में ही उनके कद्दावर नेता उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। अभी तो रात में अब देखिए ना कांग्रेस की क्या स्थिति है, आप इससे समझ सकते हैं। आधी हम लोग कुछ पत्रकार लोग बात कर रहे थे आपस में कि भाई 11 बज के कुछ मिनट पर उनका लिस्ट रिलीज हुआ। आप भी मीडिया के आदमी हैं, 11 बजे के बाद कौन अखबार में खबर छपेगी?
इनको अपना टाइमिंग का भी नहीं पता है कि किस टाइम में खबर रिलीज किया जाए। तो देश भर में खबर छपती, कुछ अखबारों में खबर छपी। तो कांग्रेस की स्थिति तो बड़ी अजीब लगती है। लगता है कि कांग्रेस से अपने चाहता है कि पार्टी हार जाए। बिल्कुल। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं, कहीं बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। लोग आकर्षित हैं जी, कांग्रेस की तरफ आकर्षित है, लेकिन आज भी नहीं, मेरे बैकग्राउंड से कोई आवाज नहीं है। अच्छा, ठीक है। मेरे बैकग्राउंड से कोई आवाज नहीं, आपके तरफ से होगा कोई इनसे। हाँ, ठीक है, बोलिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी को भी एक्टिव होना पड़ेगा, एक्टिव मोड में। आज ही आरजेडी के नेताओं से बात हो रही थी। तो आरजेडी अभी तक यहां तय नहीं हुआ कि आरजेडी को कितने सीटों पर चुनाव आरजेडी लड़ेगा। तेजस्वी यादव 3 दिन से बैठे हुए हैं। कई मीडिया में चल गया कि तेजस्वी यादव ने कहा गठबंधन। उनके बड़े नेता से आज हमारी बात हुई, आपके प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले। उनका कहना था भी हम लोगों से अभी तक कोई फाइनल बातचीत नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे जो सबसे बड़े नेता हैं लालू जी, वो प्रतिबद्ध है कि बीजेपी को हराने के लिए हमको त्याग करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन कितनी सीटें मिलेंगी इसकी तो विधिवत घोषणा हो जाए। उनके ऑफिस में आप चले जाइए, आरजेडी के ऑफिस में मातम फंसा हुआ है, तय नहीं हो पा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट पेज नॉमिनेशन का लास्ट डेट है 25 और सेकंड फेज का नॉमिनेशन का आज से डेट शुरू हो गया। आज से नॉमिनेशन सेकंड फेज का शुरू, चलिए, और अभी तक यहां तय नहीं हो पाया है। इसी तरह से माले आड़ा हुआ है कि अगर हमको 5 से कम सीट मिलेगा तो हम अकेले लड़ेंगे। सीपीआई कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे। तो इस गठबंधन में जो बहुत स्मूथ दिखाई पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि हेमंत सोरेन अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, अपने तरफ से वो बेहतर उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आशुतोष जी, सवाल यह है कि जेएमएम का अभी टिकट, जो जेएमएम लेड अलायंस है, उसके टिकट की घोषणा हुई नहीं है। कांग्रेस ने 21 टिकटों की घोषणा जरूर की है, लेकिन लेफ्ट अभी भी नाराज है। आरजेडी अभी भी ये तय नहीं कर पाया कि कितनी सीटें उसको मिलेगी। पर बीजेपी के अंदर जो हड़कंप है, शिवराज सिंह चौहान भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए पहुंच रहे हैं, हिमंता विश्व शर्मा भी पहुंच रहे हैं, यहाँ तक कि बीएल संतोष का भी नाम आ रहा है, वो भी बड़े नेता हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। पर बीजेपी के कई कद्दावर नेता तो पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो मोमेंटम बन रहा था बीजेपी के पक्ष में, आपको नहीं लगता कि ये मोमेंटम कहीं थम सा गया है? जो दिक्कत हो रही है, कहीं बीजेपी को जमीन पर ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर कम, पार्टी के लोगों पर कम और ज़्यादा दूसरे दलों से आयातित लोगों पर भरोसा कर रही है। 66 में से ज़्यादा लोग दूसरे दल से आए हैं, उनको टिकट दे रही। देखिए, ये किसी दल के लिए उचित तो नहीं होता है, लेकिन फिलहाल जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें झारखंड में जो तस्वीर दिख रही है, ये भाजपा के लिए निश्चित तौर पर थोड़ी संकट की स्थिति तो रहेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जो जेएमएम का ये जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, वो काफ़ी भ्रष्टाचार से रहा है और इसमें कई तरह के भ्रष्टाचार हुए। मुझे लगता है कि जो वहाँ की प्रदेश नेतृत्व होगी, वो शायद इन मुद्दों को तरीके से बुना नहीं पाई होगी और उन मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेर नहीं पाई। आप अक्सर देखते होंगे कि जो भाजपा के सांसद रहे हैं, उन्होंने ही ज़्यादातर मुद्दों को उठाया। तो एक नाकामी को लेकर भी आप कह सकते हैं कि प्रदेश का जो नेतृत्व रहा, उसको ये खामियाजा उठाना पड़ा, वो अलग थलग पड़ गए। और दूसरी बात यह है कि भाजपा को ऐसा लग रहा होगा कि इन पर दाव लगाने से बेहतर है कि जो दूसरे खेमे से लोग आ रहे हैं उन पर दाव लगाया जाए, क्योंकि राजनीति में आप कहते हैं जंग में सब जायज होता है। पूर्व में भी भाजपा ने ये प्रयोग नहीं। चलिए, आपने ये बात कह दी, मैं चाहूंगा जरा क्विक आंसर दीजिएगा, छोटा आंसर दीजिएगा। जब नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर आयतित उम्मीदवार क्यों डॉक्टर संजय? यही सवाल मैं विनय जी से भी पूछूंगा। फिर आयतित उम्मीदवार क्यों? पार्टी के लिए डिवोटेड काडर हैं, उनके दम पर चुनाव लड़िए। जब आप पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ रहे हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप जो है
तमाम उन चीजों के खिलाफ लड़ रहे हैं और फिर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, फिर आयातित उम्मीदवार क्यों चाहिए आपको डॉक्टर संजय कुमार? जी, इसलिए आयातित उम्मीदवार चाहिए कि जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके पास तो बहुत साधन नहीं न होगा जिसके बारे में वो समझ सकते हैं कि ये विनिएबिलिटी की गुंजाइश होगी। उनको तो लगेगा कि सामने वाले उम्मीदवार से धन के मामले में ये कमजोर पड़ जाएंगे। तो जो वैसे लोग जिनको लगता है कि वो थैली शाह हैं, भले वो पार्टी में सक्रियता उनकी रही ना रही, तो नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा और इनके पास थैली की ताकत होगी। ये दोनों का जब कॉकटेल बनेगा तभी हम जिताऊ कैंडिडेट बना पाएंगे या जिताऊ कैंडिडेट के माध्यम से हम सत्ता का समीकरण साध पाएंगे। यही कारण है कि धन और मसल्स पावर में समर्पित कार्यकर्ता कहीं ना कहीं से पिछड़ जाते हैं। चलिए, और उनकी जगह विनय जी, ये सवाल आपसे भी है। नहीं, देखिए 66 सीट अभी घोषित की है भारतीय जनता पार्टी, और इसमें आयातित इसको 3 या 4 मान सकते हैं आप। इसके अलावा तो कोई आयातित है नहीं। जो पार्टी के ही वर्कर है उनको टिकट दिया गया है। हाँ, रिप्लेस किया गया, कई उम्मीदवारों को रिप्लेस, कई का टिकट काटा गया। तो टिकट कटना और जुड़ना तो ये लगा रहता है। कई विधायक परिवारवाद आप कह रहे थे, तो कोल्हान में परिवारवाद दिखता है, जो परिवारवाद की परिभाषा में बीजेपी उसको नहीं मानती है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि वो परिवारवाद का है, सिंबल है। लेकिन आयातित तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं है सीट। हम लोग तो तमाम लोगों को जानते हैं, 4 से ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता। जो बाहर से आए, चंपई सोरेन आए, उनके बेटे को मिला है, सीता सोरेन को भी आप मान सकते हैं, क्योंकि हालांकि वो एक लोकसभा चुनाव लड़ चुकी थी, तो उनको आप मान सकते हैं कि भाई उनको भी तो बहुत ज्यादा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आयातित। बीजेपी में पहले से थी, और आयातित कहिएगा तो बाबूलाल भी जेएमएम से आए हैं। अगर आयातित की बात करिएगा तो अभी तो जेएमएम से जो लोग पुराने लोग थे, जो बीजेपी छोड़ कर गए थे, उन्हीं का बीजेपी पर यह कब्जा है। बाबूलाल उसी में है। देखिए, जेएमएम बता रही है कि 66 में से 35 प्रत्याशी ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आए हैं, और व्यंग करते हुए भाजपा के कार्यकर्ता आजीवन झोला और झंडा ढोते रहे और दल बदल कर आने वाले को पार्टी टिकट दे दी। ये सीधा सीधा आरोप जेएमएम ने लगाया है बीजेपी पर। नहीं, देखिए क्या है, आप भानु को भी कहेंगे आयातित, भाई पहले भी एमएलए रहे, उनको टिकट दिया, ठीक है, दूसरे दल से आए हैं, तो वो रामचंद्र चंद्रवंशी 14 में भी बीजेपी के एमएलए थे, 19 में भी बीजेपी के एमएलए थे। हाँ, 14 में वो जरूर दूसरे दल से आए। तो अब वो तो आपको क्या परिभाषा किस रूप में देखिएगा, उस रूप में देखना पड़ेगा। उस तरह से देखिएगा तो अर्जुन मुंडा भी दूसरे दल से यहाँ 3 बार मुख्यमंत्री रहे। चलिए, ठीक है। वो कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, और मुझे लगता है सारी सियासी पार्टियां इसी पर दांव आजमाती है। चाहे भले ही काडर का कुछ भी हो, लेकिन उनको तब तक बात समझ में नहीं आती जब तक उनके हिस्से में हार नहीं आती। अगर वो जीत जाते हैं तो उनको लगता है कि उनके सारे दांव सफल हो गए। सवाल ये उठता है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये मजाक उड़ा रही है बीजेपी का कि 66 में से 35 उम्मीदवार दूसरे दल से आए हैं, और पार्टी का झंडा उठाने वाले लोगों को किस तरीके से नेग्लेक्ट किया गया है। अगर भाजपा ये चुनाव जीत जाती है, बीजेपी लेड अलायंस, तो हो सकता है ये सारी बातें दब जाए। लेकिन अगर बीजेपी के हिस्से में हार आती है तो महाराष्ट्र की तरह इन बातों को भी जोरदार तरीके से लोग उठाएंगे और कहेंगे कि अपने मूलभूत स्वभाव, मूलभूत कार्यकर्ता, आधारभूत वोट बैंक से इधर उधर खिसकोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारे हिस्से हार ही आएगी। अब आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लड़ाई उसी तरह की जेएमएम लेड अलायंस में भी है। सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा, ये हम देखेंगे, क्योंकि अभी लेफ्ट भी नाराज है, आरजेडी को भी डिक्लेयर नहीं हो पाया है कि कितनी सीटें मिलने जा रही है। तो आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। बिहार की बात में इतना ही। आशुतोष जी आपका, विनय कुमार जी आपका, और डॉक्टर संजय आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।